हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री यानी कि इतिहास के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2020 में भी आया है, 19 में भी आया है, 16 में आया, 14 में और 13, यानी कि 5 साल है जो कि ये आपके एग्जाम में आ गए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारक थे। नंबर 1 में हो गया कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। नंबर 2 में हो गया राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। नंबर 3 में आ गया समाजवाद का प्रसार। और नंबर 4 में हो गया लुई फिलिप की नीति की असफलता। ठीक है, प्रश्न में कह रहा था कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला था कि मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, समाजवाद का प्रसार और लुई फिलिप की नीति की असफलता। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा, जिसके कारण यह क्रांति हुई थी। यानी कि जो था वो जनता की तत्कालीन जो समस्या थी उसको सुलझाने में असमर्थ रहा था, जिसके कारण था कि यह फ्रांसीसी क्रांति 1848 ईस्वी में की गई थी। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इटली के एकीकरण की ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। ठीक है, कह रहा प्रश्न में कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ। ठीक है, इटली और जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य एवं हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली थी, यही इसकी भूमिका थी। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेजनी कौन था। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है कि मेजनी कौन था। तो युवा इटली संगठन का संस्थापक मेजनी इटली के राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कार्बोनरी का सदस्य कौन था। तो मेजनी था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकत्रित गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। 1845 ईस्वी में मेटरनी की पराजय के बाद मेजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार विवाह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ठीक है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरिबाल्डी था जिसको हम लोग जूसेफ गैरिबाल्डी भी कहा जाता है। ठीक है, तो गैरिबाल्डी यानी कि जूसेफ गैरिबाल्डी का जन्म 1907 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। ठीक है, गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था और मेजीन के विचारों का समर्थक था। ठीक है, वह पेशे से एक नाविक था और मेजीन के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। गैरिबाल्डी ने सशस्त्र क्रांति के दौरान दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वह गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण
किया। ठीक है, गैरिबाल्डी ने किस पर? तो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों का अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई थी। गैरिबाल्डी ने यहाँ विकट्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबूर ने समर्थन किया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबूर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की रक्षा के लिए पीडमाउंट की सेना भेजी। ठीक है, अभियान के बीच में ही गैरिबाल्डी की काबूर से भेंट हो गई तथा रोम अभियान वहीं खत्म हो गया। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को गैरिबाल्डी ने विकट्टर इमैनुअल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान का जीवन जीने लगा। जिस त्याग, देशभक्ति और वीरता का परिचय उसने दिया, उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। गैरिबाल्डी के इस चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर प्रभाव हुआ। स्वयं लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है। अगला नंबर प्रश्न में कहा है कि मेटरनिक युग क्या है। ठीक है, मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। फिर से समझिएगा, मेटरनिक युग क्या है? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था और क्रांति का घोर विरोधी था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा के दैविक अधिकार में विश्वास रखता था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अगले नंबर प्रश्न में कहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त क्या है? एक भावना है जिनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। फिर से समझिएगा, राष्ट्रवाद क्या? तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। अगला नंबर प्रश्न में कहा कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहला क्या? लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न और एक लास्ट जो कि आपके एग्जाम में भी देखे जा चुके हैं, तो बस यही प्रश्न को हम लोग करा देते हैं। ठीक है, कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप में युद्ध न होकर वाकदंड के द्वारा, यानी कि बोलचाल के बोली में के द्वारा एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं हो सकता। यानी कि शीत युद्ध है जो कि बात बात में जो लड़ाई होती है उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।